गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विज्ञान इकाई 1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। पहला है संचार के क्षेत्र में। इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का अभिप्राय है सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए हैं। सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। मोबाइल फ़ोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। 21वीं शताब्दी में यह नई नई तकनीक से सुसज्जित होकर नए नाम स्मार्ट मोबाइल के साथ 3G एवं 4G के रूप में उपलब्ध है। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, वायरलेस फाइडेलिटी एवं वाईमैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। 3G एवं 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध हैं। अगला, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए दिसंबर 2004 में ICT योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए हैं। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइड और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। इसका उद्देश्य युवाओं को ICT का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृश्य तैयार करना है। शैक्षिक अवसरों को विकसित करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तीसरा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार्क का एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का गठन हुआ। हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह INSAT और भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। INSAT उपग्रह दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इसमें एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। दूसरा है भू-स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें INSAT परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। दिसंबर 2004 में भू-स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित EduSat भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में सफल रहा है। आइए इन्हें भी जानें। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति
यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। चौथा विषय है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन किया गया। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी, अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान, बंकून बैरेज प्रणाली DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया। जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल तथा आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का विस्तार हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि, INS अरिहंत आदि युद्धपोतों का भी प्रयोग किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनें जैसे स्कैनर, एक्सरे, इंडोस्कोप आदि का प्रयोग रोगों के जांच के लिए किया जाता रहा है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदानमूलक एवं उपचारमूलक तकनीक का प्रयोग हो रहा है। ये निदानमूलक और उपचारमूलक तकनीकें हैं रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सोनोग्राफी आदि। इस क्षेत्र में टेली चिकित्सा भी चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि है। इसके अंतर्गत 5-6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से विचार विमर्श करके रोगी का चेकअप कराया जा सकता है। चिकित्सा के नवीनतम उपलब्ध में अंग प्रत्यारोपण तकनीकी, हीमोडायलिसिस, प्रोस्थेसिस आदि हैं। भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैंक नामक टीके की खोज की है। विनिर्माण के क्षेत्र में कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़ी पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। इसका विकास हमारे प्राकृतिक और कृषि संस्थानों के मूल्य संवर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने और संपोषणीय विकास की दृष्टि से भी विनिर्माण का क्षेत्र का संवर्धन जरूरी है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों की युक्त, संगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। उद्योग के क्षेत्र में तरक्की के कारण गुणवत्ता वाले पदार्थ सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगा है। लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार दिखने लगा है। वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग हैं खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग आदि, बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को आदि ये कुछ उद्योग हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में आज कई तरह के ऊर्जा के स्रोत इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि।
ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति करी जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। वर्तमान में अधिकांश ऊर्जा हम अनवीकरणीय स्रोतों से ही प्राप्त करते हैं। इन ऊर्जा स्रोतों के भंडार सीमित हैं। इनके खत्म होने में अब बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं है। व्यापार एवं वाणिज्य। नवीनतम व्यापार के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य ई व्यवसाय एवं ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित हैं। यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों की सेवाएं, व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार भी किया जाता है। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेनदेन प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन प्रणाली आदि प्रौद्योगिक सेवाएं हैं। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जगजीवन में काफ़ी प्रचलित हैं एवं अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। और इस पाठ का आखिरी जो टॉपिक है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। यह अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई जा सकती है। इसके अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। 18 मई 2006 में शुरू राष्ट्रीय ई शासन NEGP के अंतर्गत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उसके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। डिजिटल शासन का अर्थ है सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटाइजेशन। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई हॉस्पिटल की भी शुरुआत हुई है। अब इनको आप एक दो बार देख करके और ये चैप्टर तैयार कर लें, उसके बाद इसके प्रश्नों के ऊपर हम लोग बात करेंगे।